सितंबर की आखिरी तारीख थी और मैं ऑडिट के लिए रायपुर के पास ही के गांव में फैक्ट्री पर आया हुआ था। काम ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं अकेला ही इस बार आया हुआ था। शेड्यूल के हिसाब से मैं सुबह ही फैक्ट्री पहुंच गया और 5 बजे तक मुझे मेरा काम ख़त्म करके रायपुर जाना था, क्योंकि शाम के 6 बजे मेरी वापसी की ट्रेन थी। लेकिन ख़राब तरीके से रखे हिसाब किताब की वजह से मुझे वहाँ उम्मीद से भी ज़्यादा वक्त लग गया। अब यह ऑडिट का मामला था, तो मैं उस काम को टाल भी नहीं सकता था और उसमें लापरवाही भी नहीं दिखा सकता था। इसलिए काम को ख़त्म करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई। अब ट्रेन तो मुझे मिलने से रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि रायपुर जाकर वहाँ किसी होटल में कमरा ले लूँगा और वहीं पर रात गुजार लूँगा, क्योंकि मैं जिस गांव में था वहाँ रहने या खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल इलाका था। अब काम खत्म करते करते मुझे तकरीबन 8 बज गए और वहाँ से रायपुर का रास्ता कुछ आधे घंटे की दूरी पर ही था। तब मैंने फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वॉचमैन से मुझे रायपुर छोड़ देने के लिए कहा। तभी वहाँ के मैनेजर ने बताया कि 11:30 बजे एक ट्रेन है जो पास ही के एक छोटे से गांव से होकर गुजरती है। अगर आप उस ट्रेन से गए तो सुबह तक वो आपको आपके शहर छोड़ देगी। मैनेजर का यह सुझाव मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि 11 बजने को अब समय ही कितना बचा था। रात को रायपुर में समय गुजारने से अच्छा है कि मैं वही समय ट्रेन में गुजारूं। ट्रेन में नींद भी हो जाएगी और सुबह तक मैं अपने शहर भी पहुंच जाऊंगा। अगर रायपुर रहा तो एक पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा। यह सोचते हुए मैंने वॉचमैन से मुझे उसे गांव के स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहा। हालांकि वॉचमैन का मुझे बार बार एक ही सुझाव था कि मैं रायपुर पर ही रुकूं और अगले दिन का सफ़र करूं, लेकिन मैं एक और दिन वेस्ट होने नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने बात पर ही मैं अड़ा रहा। आखिरकार वॉचमैन मुझे उस गांव के स्टेशन ले जाने के लिए राजी हो गया। सब काम खत्म करने के बाद मैंने अपने सारे ज़रूरी कागजात अपने बैग में भर लिए और उसके साथ उसके बाइक पर उस गांव की ओर चल पड़ा। छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। रायपुर शहर छोड़कर मुझे आसपास के गांव के बारे में भी ज़्यादा मालूम नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वॉचमैन मुझे कौन से गांव के स्टेशन ले जा रहा है, और ना ही मैंने इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रेन में बैठकर अपने घर जाना था। फिर वो ट्रेन किसी भी स्टेशन से होकर गुजरती हो। स्टेशन पहुंचने से पहले वॉचमैन मुझे एक ढाबे पर ले गया, जहाँ पर हम दोनों ने भरपेट खाना खाया, और फिर उसने मुझे लगभग 10 बजे के करीब स्टेशन पर छोड़ दिया। अब मैं उस स्टेशन का नाम भूल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको उसका नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वह गांव के काफ़ी दूरी पर एक छोटा सा स्टेशन था, जिसके आसपास खेत ही खेत थे। गांव से वहाँ तक जाने के लिए बिना स्ट्रीट लाइट वाली एक कच्ची सी सड़क थी, और स्टेशन के आसपास एक चाय की टपरी को छोड़ बाकी कुछ भी नहीं था। स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी इतना छोटा था कि इंजन के बाद शायद से 7 या 8 डब्बे ही प्लेटफॉर्म पर रुक सकते थे, और बाकी के डब्बे खेतों के पास ही रुकते थे। वॉचमैन ने मुझे वहाँ छोड़कर जाते हुए एक सलाह दी कि मैं स्टेशन पर ही रुकूं और प्लेटफॉर्म पर जो भी डब्बा आए उसमें ही बैठूं। अब इसमें बताने जैसी कोई बात तो थी नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म को छोड़कर वैसे भी मैं अंधेरे वाले इलाके में जाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी सलाह का शुक्रिया किया और उसे जाने दिया। अब प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला प्रवासी और स्टेशन पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कोई भी नहीं था, और ट्रेन लगभग 11:30 बजे की थी। प्लेटफॉर्म को छोड़ बाकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने जैसे तैसे वहाँ आधा घंटा तो काट लिया, लेकिन अकेला होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था और गाड़ी आने को भी 1 घंटा बाकी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक चाय की टपरी पर जाकर चाय पी जाए। फिर मैंने अपनी बैग उठाई और चाय की टपरी की ओर चल पड़ा। चाय की टपरी स्टेशन से थोड़ी दूरी पर थी। स्टेशन से टपरी तक जाने का एक ही कच्चा रास्ता था, जो थोड़ा घूमकर जाता था। हालांकि समय बहुत था, इसलिए मैं उस ओर चल पड़ा। टपरी पर कुछ 1-2 रिक्शा वाले खड़े थे और सब लोग वहाँ लगे टीवी पर मैच देख रहे थे।
स्टेशन पर अकेला बैठकर बोर होने से अच्छा था कि मैं वहाँ पर बैठकर चाय पीते हुए मैच देखूं। और मैंने वही किया। मैंने एक चाय ली और वहीं पर बैठ गया। मैच देखते हुए समय कहाँ बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं मैच देखने में इतना मशगूल हो गया था कि अचानक मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई और मैंने देखा तो क्या, ट्रेन लगभग प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। यह सब देखते ही मैं तेज़ी से उठा, चाय वाले को पैसे दिए और अपने बैग को लेते हुए स्टेशन की ओर दौड़ा। चाय की टपरी स्टेशन से थोड़ी दूरी पर थी और अगर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करता तो शायद से मेरी ट्रेन निकल जाती। इसलिए मैंने वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता चुना जो प्लेटफॉर्म पर न जाते हुए सीधा ट्रेन के आखिरी डिब्बों के पास निकलता था। अब मुझे तो किसी भी हालत में ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं तेज़ी से एक पगडंडी जैसे रास्ते से दौड़ता हुआ ट्रेन तक जाने लगा। पगडंडी वाला वो रास्ता भी आसान नहीं था। ऊंच नीच और पत्थरों से भरे उस रास्ते पर अंधेरा होने की वजह से नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं अंदाजे से दौड़ रहा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी और किसी भी वक्त वो शुरू होने वाली थी, इसलिए मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ ट्रेन तक पहुंच गया और आखिर के जो मिले उस डब्बे में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और ट्रेन चल पड़ी। अंदर पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर मैं स्टेशन पर रह जाता तो शायद से मुझे वहीं पर सोकर रात गुजारनी पड़ती, क्योंकि मैं जहाँ काम करने गया था वहाँ के किसी भी कर्मचारी का मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं था। हालांकि ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में मैं गलत डब्बे में घुस गया था। वो एक काफ़ी पुराना सा डब्बा लग रहा था और उस डब्बे के अंदर सारी सीट कुर्सी वाली थी। अब वो रात का सफ़र था तो मुझे अपनी रेगुलर वाली सीट चाहिए थी ताकि मैं उस पर आसानी से सो सकूं। हालांकि उस वक्त मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं डिब्बे को अच्छे से देख सकूं। अब जो कुछ भी था मुझे वहाँ पर एडजस्ट करना था, या फिर मेरे पास एक और रास्ता था कि मैं अगले स्टेशन पर डब्बा चेंज कर लूँ। और मैंने तय किया कि अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी तब मैं डब्बा चेंज कर लूँगा। अब मुझे इस ट्रेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि वो अगला स्टेशन पर कब रुकेंगी, इसलिए मैंने एक अच्छी सी सीट देखी और उस पर बैठकर आराम करने लगा। मैं जिस डब्बे में बैठा हुआ था उस डब्बे में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे जो मेरे अगले वाले सीटों पर बैठे हुए थे और ज़्यादातर लोग खामोश थे। ना ही उस डब्बे के अंदर बातचीत चल रही थी और ना ही कोई हलचल। सब लोग शांति से खामोशी से बैठे हुए थे। अब उस डब्बे के सारी सीट्स का मुंह एक ही दिशा में था और उस डब्बे के आखिरी सीट पर मैं बैठा हुआ था। जितने भी प्रवासी उस डब्बे में थे उन सबकी पीठ मेरी ओर ही थी, तो यह जानना मुश्किल था कि प्रवासी सो चुके हैं या जाग रहे हैं। लेकिन डब्बे के अंदर की खामोशी से लग रहा था कि शायद से सब प्रवासी सो चुके हैं। अब नींद तो मुझे भी आ रही थी। रात के लगभग 12 बजने को थे, लेकिन कुर्सी वाली सीट होने की वजह से मुझे वहाँ सोने में तकलीफ हो रही थी। मैं सुबह से ही कुर्सी पर बैठ कर काम कर रहा था, तो अब कुर्सी पर बैठा भी नहीं जा रहा था, तो नींद कैसे आएगी। इसलिए अगले स्टेशन के आने तक मैंने जागे रहने का फैसला किया ताकि अगले स्टेशन पर मैं डिब्बा चेंज कर सकूं। और इसलिए मैंने अपने मोबाइल को हेडफोन लगाया और गाने सुनने लगा। आधी रात हो चुकी थी और ट्रेन की खिड़की से अच्छी सी ठंडी हवा आ रही थी, जिसके चलते न जाने कब मेरी आँख लग गई और मैं बैठे बैठे ही सो गया। कुछ देर बाद अचानक से मेरी नींद खुली। क्या समय हो रहा था और मैं कितनी देर से सो रहा था मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक अजीब तरह की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आँख मलते हुए आसपास देखा। बाहर से ट्रेन की तेज़ी से चलने की आवाज़ आ रही थी और डिब्बे के अंदर कुछ 1-2 लाइट छोड़कर बाकी सारे बंद थी, जिसकी वजह से अंदर काफ़ी कम रोशनी थी। मैंने समय देखने के लिए अपना मोबाइल उठाया और समय देखता तभी मेरी नज़र डिब्बे के अगले भाग की ओर गई। सामने की तरफ काफ़ी कम रोशनी में मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी। एक तो मैं नींद से अभी उठा था और डिब्बे के अंदर काफ़ी कम रोशनी थी, इसलिए एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे देखने में कोई गलती हुई है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा
तो मेरी सांस ही अटक गई। सामने की सीट की ओर एक अजीब से 6-7 फीट की आकृति थी, जिसके घुटनों से भी लंबे हाथ थे, सामान्य से भी ज़्यादा लंबे हाथ की उंगलियां थी, और वो जीव झुककर चलते हुए सीट पर बैठे हर प्रवासी की ओर जा रहा था। पहले तो मुझे ये सब मन का वहम लगा, क्योंकि कोई ऐसा अजीब सा जानवर लोगों के सामने घूम रहा हो और लोग खामोशी से बैठे हुए हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने उस और बड़े ध्यान से देखा। वो आकृति अब चलते चलते लाइट के नीचे बैठे एक प्रवासी की ओर बढ़ी। उस लाइट की रोशनी में मुझे उस अजीब सी आकृति का चेहरा पहली बार साफ साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा इंसानों की तरह ही था, लेकिन आंखें सफ़ेद और दांत जंगली जानवर की तरह थे। उसका मुंह लाल रंग से सना हुआ था और उसका शरीर हरे रंग जैसा चमक रहा था। वो एक हरे रंग की चमड़ी वाला जानवर था। उसकी चमड़ी लाइट की रोशनी में इस कदर चमक रही थी जैसे उस चमड़ी के ऊपर कोई चिपचिपी चीज़ की परत हो। वो जानवर धीरे धीरे कर उस प्रवासी की ओर बढ़ा और वो उसे सूंघने लगा। उस प्रवासी की भी आंखें खुली हुई थी, लेकिन फिर भी वो इस कदर खामोश बैठा हुआ था जैसे वो सम्मोहित हो। फिर वो जानवर उस आदमी के गले पर अपने दांतों को गड़ाते हुए उसका खून पीने लगा। यह नज़ारा देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने जो घट रहा था वो कोई वहम नहीं था और ना ही कोई भ्रम। वो जानवर सचमुच में उस प्रवासी का खून पी रहा था और कुछ खून नीचे फर्श पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद उस जानवर ने उस प्रवासी को छोड़ दिया और फिर उसके बाजू वाले प्रवासी का खून पीने लगा। वह हर प्रवासी का खून पीता हुआ धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था, जहाँ मैं बैठा हुआ था। मैं डिब्बे के आखिरी में बैठा हुआ था और पीछे भागने की कोई जगह नहीं थी। ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिस वजह से मैं बाहर भी कूद नहीं सकता था। तभी मैंने देखा कि आखिर में एक टॉयलेट है और मैं वहाँ छिप सकता हूँ। मैं धीरे से बिना आवाज़ किए अपने सीट पर खड़ा हुआ और झुककर पीछे की ओर जाने लगा। लेकिन तभी एक अजीब से तेज़ गुर्राने की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस जानवर ने मुझे देख लिया था और वो गुर्राते हुए तेज़ी से मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं दौड़ता हुआ टॉयलेट के अंदर घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो जानवर भी कुछ ही क्षणों में दरवाजे के पास आ गया और ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को ठोकने लगा, या यूँ कहें कि उसे तोड़ने लगा। अब ट्रेन के टॉयलेट का दरवाज़ा तो इतना मजबूत नहीं होता है कि वो टूटे ही ना, लेकिन फिर भी मैं अगले स्टेशन के आने तक का इंतज़ार कर रहा था ताकि किसी स्टेशन पर मुझे कोई मदद मिल जाए। लेकिन मुझे मेरे बचने की काफ़ी कम उम्मीद नज़र आ रही थी, क्योंकि उस जानवर ने कुछ ही समय में दरवाजे को नाखूनों से कुरेद दिया था। उसके नाखून दरवाजे को फाड़कर अंदर की ओर आ रहे थे। वहाँ से भागने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बचने की कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं बस भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था। लेकिन देखते ही देखते उस जानवर ने पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया। अब उसका खौफनाक चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और शरीर पर भी खून के निशान थे। उसने तेजी से मेरी छाती पर अपना हाथ मारा, जिससे उसके नाखूनों से मेरा शर्ट फट गया और मेरी छाती छिल गई। और देखते ही देखते उसने मुझे बाहर खींच लिया और उठाकर डब्बे के अगले भाग में इस कदर फेंक दिया जैसे मैं कोई हल्की चीज़ हूँ। मैं कमर के बल फर्श पर गिरा और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मैंने देखा कि मेरे सामने जो भी प्रवासी बैठे हुए थे वो एकदम से खामोश और स्तब्ध थे। उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और उनके होठ सिले हुए थे। हर एक के गले पर काटने के निशान थे और वहाँ से बहते खून की वजह से सबके शरीर खून से सने हुए थे। अब शायद से मेरा वैसा ही हाल होने वाला था, लेकिन एक आखिरी कोशिश में मैं उठ खड़ा हुआ और डिब्बे के अगली ओर भागने लगा। लेकिन अगले डिब्बे में भी वैसे ही जानवर घूम रहे थे और लोगों का खून पी रहे थे। वहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारे जानवर थे। अब मैं पूरी तरह से फंस चुका था
ना ही डिब्बे के अगले भाग में जा सकता था और ना ही पीछे। लेकिन तभी मेरा ध्यान ट्रेन के चेन की ओर गया। मुझे नहीं पता था कि ट्रेन कहाँ है और वो रुकेगी भी या नहीं, लेकिन एक आखिरी कोशिश मैंने करके देखी। अगर ट्रेन जरा सी भी धीमी होगी तो मैं उससे बाहर कूद जाऊंगा। यह सोचते हुए मैंने उस चेन को खींच लिया, और चेन खींचते ही ट्रेन के हॉर्न की एक ज़ोरदार आवाज़ है और अचानक से ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। लेकिन जैसे ही ट्रेन की स्पीड कम होने लगी, वो जानवर भी तेज़ी से मेरी ओर दौड़कर आने लगा। अब उस जानवर से बचने के लिए मैं दौड़ता हुआ ट्रेन के दरवाजे के पास आकर रुक गया। ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ थी कि मैं अगर कूदूं तो शायद से बच पाऊं। लेकिन उस जानवर को मेरे नज़दीक आता देख मैंने बिना कुछ सोचे छलांग लगा दी। मैं एकदम से किसी समतल फर्श जैसी कठिन चीज़ पर जा गिरा। मेरी आंखों के सामने हर चीज़ गोल गोल घूम रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही मुझे कुछ महसूस हो रहा था, और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आँख खुली तब मेरे सामने एक घड़ी थी जिसमें सुबह के 10:30 बज रहे थे, और मैं एक कमरे में था। जब मैंने आसपास देखा तो समझ आया कि मैं रेलवे के अस्पताल में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे हाथ और पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मुझे अब होश आ चुका था और अब मेरे शरीर का दर्द धीरे धीरे महसूस हो रहा था। शायद से मेरे शरीर की काफ़ी सारी हड्डियाँ चटक गई थी और अब मुझे दर्द का एहसास हो रहा था। मुझे होश आया देख नर्स किसी को बुलवाने के लिए चली गई, और थोड़ी देर बाद 2 आरपीएफ ऑफिसर और रेल के कुछ कर्मचारी वहाँ आए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर गिर गया था, जिसके चलते मेरे पैर में, कमर में और हाथों में फ्रैक्चर हो चुका है। अब वो मुझसे गिरने की वजह जानना चाहते थे। पहले तो उन्हें लगा कि मुझे किसी ने शायद से धक्का दे दिया होगा, लेकिन रात को घटी सारी बात जब मैंने उन सबको बताई तो उन्हें मेरे बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म का सीसीटीवी वीडियो दिखाया जिसमें मैं डिब्बे से छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि जिस तरह के डिब्बे का मैंने जिक्र किया था वो डिब्बा वैसा नहीं था, बल्कि वो तो एक सामान्य सा डिब्बा नज़र आ रहा था। आरपीएफ को लगने लगा कि शायद से मैंने शराब पी रखी होंगी, लेकिन जब मेरी रिपोर्ट में शराब का जिक्र नहीं मिला तो उन्होंने कयास लगाया कि मैं गहरी नींद में होने की वजह से मुझे कोई आभास या कोई बुरा सपना आया होगा, और डर के मारे मैं रेल से कूद गया। उन्होंने इस घटना को एक हादसा बताते हुए रिपोर्ट में लिख लिया। उसके बाद रेल कर्मचारियों ने मुझसे मेरे घर वालों के नंबर लिए और उन्हें कॉल करके बुला लिया, और फिर वो वहाँ से चले गए। अब मैं इसी सोच में था क्या सचमुच मेरे साथ रात को कोई अजीब घटना घटी थी? क्या मैंने सचमुच में कोई अजीब सा डरावना सा जानवर देखा था, या फिर वो मेरे मन का वहम था? तभी मुझे एक बात याद आई और मैंने अपनी छाती की ओर देखा। डॉक्टरों ने मेरे शर्ट को निकाला था, जिसकी वजह से मेरे शरीर का ऊपरी भाग खुला हुआ था, और वहीं पर मुझे नाखूनों से खरोचने के निशान दिखे। अब अगर मैं आरपीएफ को इन खरोचों के बारे में बताऊं तो भी वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये निशान मुझे गिरने की वजह से लगे हैं। तभी रेल का एक कर्मचारी फिर से वहाँ आया। वो वही व्यक्ति था जो थोड़ी देर पहले सबके साथ आया हुआ था, और फिर उसने मुझे बताया कि मैंने जो कुछ भी वहाँ देखा था ना ही वो मेरा कोई भ्रम था और ना ही कोई बुरा सपना। उस कर्मचारी का नाम विनय था, और एक ऐसी ही रात वो और उसका भाई उसी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हो गए थे, जिसमें विनय तो बच गया लेकिन उसका भाई नहीं बच पाया। उसने बताया कि उस ट्रेन के अंदर आखिर में कुछ अदृश्य डिब्बे हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते, और उसी डिब्बे के अंदर कई सारे दूसरी दुनिया के जीव मौजूद हैं, और वो जीव इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। अब इसे कोई ग्लिच कहे या कुछ और, लेकिन कई बार लोग गलती से उस डब्बे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वो लौटकर कभी वापस नहीं आते। अब उस कर्मचारी की बात सुन मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो ना ही मेरा कोई वहम था और ना ही कोई सपना। उस दिन
मैं उस जानवर के हाथों बच गया। अगर वो जानवर मुझे पकड़ लेता तो आज आप यह सच्चाई नहीं सुन पाते और मैं उसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे के अंदर उन बाकी प्रवासियों की तरह ही लाश बन के बैठा हुआ रहता।